कहिएगा कि फील्ड मार्शल के दौरे ईरान के दौरान लेबनान सीज फायर और आबनाए हुर्मज़ खोलने का ऐलान और फिर सदर ट्रंप का शुक्रिया पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका में फील्ड मार्शल के एतबार की गवाही है। अब बतौर फौजी आपको सैयद आसिम मुनीर की इन कामयाबियों के पस मंजर में क्या नजर आ रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में हम तो पाकिस्तान से एफिलिएटेड हैं, पाकिस्तानी हैं, नेशनलिस्ट हैं, पाकिस्तान की हर चीज़ से मोहब्बत करते हैं। तो हमारे लिए तो ये तमाम जो प्रोसेस गुजरा है वो पाकिस्तान के तमाम शहरियों के लिए, तमाम अवाम के लिए ये एक बहुत तसल्ली का और बड़ा फ़ख्र का बाइस है। असल में तारीफ वो होती है जो आपका न्यूट्रल ऑब्जर्वर करे, आपका दुश्मन करे और वो उस चीज़ को एक्नॉलेज करे, क्योंकि पाकिस्तान जो कुछ कर रहा था उसमें सारी चीज़ें जो थी वो पाकिस्तान के अमन से नहीं बल्कि आलमी अमन से रिलेटेड थी। और ऑफ कोर्स उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक प्रेशर आया हुआ है, जो बाकी दुनिया में भी आया हुआ है, उससे भी रिलेटेड थी। तो इस तमाम चीज़ों में द मिडल ऑफ द वॉर जो पाकिस्तान ने बेड़ा उठाया था, असल में तो आपको पता है तारीख ही रही है कि जो बड़ी ताकतें होती हैं जो इस किस्म के इनिशिएटिव को लेके आगे बढ़ती है और फिर मिडल पावर जो होती है वो ज्वाइन कर जाती है उसमें और एक वो अलाइंस बन जाती है जिसके ज़रिए आप इन चीज़ों को फर्दर जो है वो फाइनलिटी की तरफ पहुँचाते हैं। लेकिन इसमें किसी बड़ी पावर के बजाय पाकिस्तान ने एज ए मिडल पावर, जो मिलिट्री पावर के तौर पे तो हम अपना लोहा बना चुके थे और आपको पता है जो कुछ बुनियाद मरसूद में हुआ, अभी मई भी आने वाला है, तो वो उस तमाम में जो कुछ हुआ था वो पाकिस्तान ने बता दिया था कि जी हम अपना इंटरेस्ट और रीजन का इंटरेस्ट भी दिया उसको लुक आफ्टर कर सकते हैं विद पावर। और आजकल दुनिया में पावर होती है जो आपको टर्म्स डिक्टेट करती है। सिर्फ हर वक्त वेरी गुड कह देना और डिफेंसिव हो जाना मसले का हल नहीं होता। अब जब पाकिस्तान ने ये पावर काइनेटिक पावर जो अफगानिस्तान में भी दिखाई तो आपने देखा वहाँ से भी जो दहशतगर्दी के मामलात थे उनके ऊपर थोड़ा कंट्रोल नजर आ रहा है। तो यही चीज़ें थी जिसमें पाकिस्तान ने द मिडल ऑफ द फाइट एक डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव को लेके आगे चला। फिर उसके अंदर टर्किया भी शामिल हुआ, उसके अंदर मिस्र भी शामिल हुआ। लेकिन ये ज़्यादा जो था क्योंकि टर्की जो है उसके अंदर भी आपको पता है टर्की हमारा तो बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन वहाँ भी क्योंकि अपना अमेरिकन बेसिस हैं तो उसका भी रोल थोड़ा लिमिटेड था। मिस्र जो है वो उसके इजराइल से भी ताल्लुक रहे हैं, अमेरिका से। बिल्कुल सर, हम आलमी मंजरनामे को देखें तो बड़ी तब्दीलियां जो हैं वो सामने आ रही हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने तो इजराइल को कह दिया है इनफ इज इनफ, लेबनान पर हमला नहीं करना, लेकिन इजराइल को इस खित्ते में कंट्रोल करना इतना आसान होगा? एक चीज़ मैं आपसे और अर्ज कर दूं कि अभी तक जो खबरें आ रही है लेबनान से उसमें एरियल ऑफेंसिव जो है, जो एरियल वॉरफेयर है, जो जहाज़ों से वो बमबारी कर रहे थे वो तो रुक गई है। लेकिन इजराइल ने अभी तक ग्राउंड ऑफेंसिव कल रात तक ख़त्म नहीं किया था और लटानी रिवर के साथ जो इलाका बनता है जिसका पहले ही वो 5 to 10% कंट्रोल कर चुके हैं, वहाँ पे उनके जो ग्राउंड ऑफेंसिव के तौर पे कल रात तक उनकी कार्रवाइयाँ जारी थी। अब इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि इजराइल जो है वो किस तरीके से आपे से बाहर हुआ है और किस तरह उसकी जो नेतन्याहू है, बिकॉज एक चीज़ नेतन्याहू की जो सर्वाइवल है वो उसकी पॉलिटिकल सर्वाइवल बेसिकली जंग लड़ने में, जिस तरह की जंग फुल्ली तौर पे कंट्रोल हो गई तो उसके ऊपर जो ग्राफ चार्जेस हैं उसमें वो कन्विक्टेड हो जाएगा। तो इसलिए उससे एक महाज तो यहाँ बंद हो गया है ईरान वाला। लेकिन जैसे मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जो खबरें आ रही थी लेबनान से, वहाँ पे ये ग्राउंड ऑफेंसिव अभी तक वो लेके आगे चल रहे थे और इजराइल को एक दुश्मन चाहिए। अभी एक आज ही की बात है, एक अखबार है द मारीफ, उसके अंदर एक इजरायली थिंकर है बाउस गोलानी, उनका एक आर्टिकल छपा है और उनके अंदर उस आर्टिकल के अंदर उन्होंने अभी इस दफ़ा कह दिया है कि अभी आने वाले दिनों में ईरान तो डिकैपेसिटेट हो गया है, तो इजराइल को अगला दुश्मन कौन सा तलाश करना होगा, टर्की या पाकिस्तान। और उस दोनों का उन्होंने अपने आर्टिकल में कंपैरिजन पेश किया। यानी उनके जहन के अंदर हर वक्त ये दहशतगर्दी मौजूद है। और ये बड़ा लंबा आर्टिकल है इसका जो बाउस गुलानी का, उसमें उन्होंने पाकिस्तान की और इटली और टर्की की जो मिलिट्री क़ुव्वत है उसको भी कंपेयर किया है, उसका भी जिक्र किया है कि टर्की की आर्मी कितनी है, पाकिस्तान की आर्मी कितनी है, न्यूक्लियर पावर कौन है। तो मेरा कहने का मतलब है जहाँ इस किस्म के इंटेलेक्चुअल्स मौजूद हों उसी किस्म की लीडरशिप आएगी।
तो मुझे लगता है कि इसराइल को फुली कंट्रोल करना, क्योंकि अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट जितनी है वो ज़ियोनिस्ट है। और याद रखिएगा कि वो सारे APEC के मुजरिम हैं, यानी APEC से उन्होंने जो $multi billion ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका के अंदर, जहाँ पे यहूदी मल्टी बिलियनर जो पैसे देते हैं और फिर वो जितने भी कांग्रेसमैन हैं, डेमोक्रेट्स हैं, उनकी कैंपेन हायर करते हैं, उनकी कैंपेन को स्पॉन्सर करते हैं, फिर वो उनको उनके ज़ाती खर्चात के लिए भी पैसे देते हैं। तो पैसे खा के उन्होंने लॉयल्टी तो करनी है। और लिंडसे ग्राहम का आपने बिहेवियर देखिए पूरे उसमें, टेड क्रूज का बिहेवियर आपने देख लिया पूरी वॉर में, और इस तरह के बहुत सारे थे जो ट्रंप को प्रेशराइज कर रहे थे कि फिनिश ईरान। इवन आपको पता है पीट हेग्सेट जो है वो क्या कहता रहा है, कितना वॉर इंसिग्निया अपने बाजू पे लेके फिरता रहता है रहा है, और वो डायरेक्टली लिंक है इस ज़ियोनिस्ट लॉबी से। ये ज़ियोनिस्ट APEC लॉबी दहशतगर्दी में बिलीव करती है। सर कहिएगा कि यूरेनियम के हवाले से अभी भी एक कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है। आज भी ईरान की जानिब से ये बयान आया है कि वो यूरेनियम हमारा है, हम किसी को क्यों दें। तो जो ये डेडलॉक है, इसमें क्या सूरत हाल ऐसी हो सकती है कि मुआहिदा तय पा जाए? इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? स्थिति जो 5 स्टिकिंग पॉइंट्स थे उसमें अपनाए हुर्मस और उनके एसेट रीफ्रीज करने का और एश्योरिटी देने का, उसके साथ साथ ये यूरेनियम के 2 इश्यूज थे। एक जैसे आप फरमा रही हैं कि उन्होंने 440.9 kg एनरिच्ड यूरेनियम जो है वो उन्होंने रखा हुआ है जी। और उसके साथ साथ ये वो किधर जाएगा, क्या वो तल्फ हो जाएगा, किसी इंडिपेंडेंट पार्क के हवाले हो जाएगा। और अगर आपने किसी पार्क के हवाले करना है तो उसमें पाकिस्तान जो है वो वही एक ऐसा मुल्क है जिसके पास फैसिलिटी भी है और जो इस चीज़ को स्टोर भी कर सकता है और गारंटी भी दे सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास अपनी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, उसको किसी पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। और पाकिस्तान ने जो कुछ हासिल करना था वो हासिल कर लिया, उसके पास वो अल्टीमेट वेपन मौजूद है। लेकिन क्या ईरान वो देगा? दूसरी बात ये है कि क्या वो उसको तल्फ करेगा, यानी ख़त्म करेगा। उसके लिए भी आपको काफ़ी टाइम चाहिए। 450 kg आपने कुछ स्टेजेस में करना है, उसकी कुछ स्टेजेस होती हैं, कुछ प्रिकॉशंस होती हैं जो लेनी पड़ती हैं। उसके साथ साथ ये जो तीसरा पॉइंट ये था कि जी आप न्यूक्लियर फिजिक्स को अपनी स्टडी सर्कल से ही निकाल दें, जो अमेरिका चाहता, उसके ऊपर आप पढ़े ही ना, रिसर्च ही ना करें। आखिर अगर यूरेनियम अगर आप उसको 5% 10% यूरेनियम एनरिचमेंट पे भी रखते हैं तो वो तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल हो सकता है, आपकी दवाइयों से लेके एग्रीकल्चर से लेके, उसका बहुत वाइड स्कोप है। तो अभी ये मेरा ख्याल इसमें जो चीफ ऑफ स्टाफ जब ईरान गए थे तो वहाँ बातचीत हुई है इसके ऊपर, और इसमें इन्हीं 2 ऑप्शन पे गौर होता है कि किसी को दे दिया जाए। वैसे तो ये ईरान इस पर राजी है कि आने वाले दिनों में वो यूरेनियम एनरिचमेंट जो है उसकी जो आवाज़ें आ रही हैं वो फिलहाल तो 3% की आ रही हैं, लेकिन ईरान उसके 10% पे एम्फसाइज कर रहा है। तो इसके मिडवे कहीं मामला तय हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि इसके एक और बात हल है जो वो देखना चाहिए उनको कि IAEA के इंस्पेक्टर्स हैं, उससे पहले भी वो ईरान में रहे हैं, और आजकल तो आपके पास वर्चुअल दुनिया है, ऐसे आपके पास मॉनिटर हैं जो डे टू डे की प्रोग्रेस जो है उसको मॉनिटर करते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा श्योर होना है तो IAEA के इंस्पेक्टर्स पहले भी ईरान में बुला लिए थे, अभी भी रखते हैं, आप सारी की सारी चीज़ों को मॉनिटर करते रहेंगे। तो मेरा ख्याल ये जो बातचीत हुई है इन्हीं चीज़ों पे हुई है, और इसका अब जो फाइनल कोई राउंड के अंदर डिस्कशन के तौर पर कोई चीज़ सामने आएगी तो वो फिर हम उसको कह सकते हैं कि क्या मामला तय हुआ है। लेकिन जो 2 ऑप्शन नज़र आ रही हैं उस पर यही है कि किसी के हवाले कर दिया जाए और आने वाले दिनों में जो एनरिचमेंट का लेवल जो है वो बिटवीन 3 to 10% ले जाया जाए, ईरान उस पर रखे ताकि उसको कमर्शियल यूज़ के अंदर लेके आ सके। और अगर ये चीज़ें हो गई तो अल्टीमेटली मामला तय हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर मुझे जो सबसे बात लगती है, अपनाए हॉर्मस खुलने के अलावा अभी भी खबरें ऐसी गर्दिश कर रही थी कि गालबन IRGC ने अपनाए हॉर्मस दोबारा बंद कर दी है। ऑफिशियल कंफर्मेशन की अभी तक नहीं आई है, लेकिन जो लेबनान वाला मामला है वो मेरे नज़दीक ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर वो वायलेट होता रहा